सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। पहले ही मैं बता दूं, जितना भी वीडियोस मैंने बना रखा है आपको सीरीज़ में देखना होगा। आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि कहीं से कुछ भी उठा के खा लिया और फिर मार्क्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सीरीज़ में देखना होगा, सीरीज़ में पढ़ना होगा। डेडिकेशन जितना मैं दे रही हूँ उतना ही आपको देना होगा। हालांकि 2-3 दिन वीडियो ऐसे नहीं आता है, क्योंकि कभी एक्सप्लेन करेंगे। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मेरे, तो आई डेफिनेटली एक्सप्लेन व्हाट वाज द रीज़न व्हाई वाज आई नॉट अपलोडिंग मैनी वीडियोस, दैट इज़ द रीज़न। बता देंगे कभी। बट आज डिस्कस करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। अगर आप तक आवाज़ कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, देन आई रिकमेंड यू कि थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम कर लो, बिकॉज मैं अब जानते हो माइक को अपने करीब रखती हूँ ताकि आसपास का नॉइसेस कम आए। तो यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से। आप सब जानते हो कि ग्लेशियर जो था वो अपने रास्ते पे जब चलता था, क्योंकि वो बहुत मोटा परत ऑफ आइस था ना, बहुत मोटा लेयर था, तो जब रास्ते पे चलता था वो प्लकिंग करता था, अब्रेशन करता था। मैंने पढ़ा रखा है। तो प्लकिंग करके, अब्रेशन करके जो भी सामान उसने इरोड करे हैं, उसका क्या करेगा वो? कहीं तो जाके डिपॉजिट करेगा ना। हाँ, ये रिवर की तरह लोअर कोर्स का इंतज़ार नहीं करता, ये आसपास छोड़ते चला जाता है। इसमें लोअर अपर कोर्स का कोई झमेला नहीं है। ये आसपास अपने इर्द गिर्द जहाँ मौका मिले वहाँ पे अपना जो है ग्लेशियर अपना सेडिमेंट्स छोड़ता चला जाता है। तो डिस्कस करते हैं, बहुत ही प्यारा सा चीज़ है, ज़रा प्यार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक टर्म समझा दूँ आपको, उसके बाद मैं बढ़ती हूँ। एक टर्म है ग्लेशियल टिल। ये टिल क्या है? ग्लेशियल टिल काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। देखो, ग्लेशियर्स जो है जब ऐसे ऐसे चीज़ें जमा करे, जो कि अगर आप देखो उनके जो भी सेडिमेंट्स है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही अनइवन है। ऐसा नहीं कि एकदम फाइन पार्टिकल्स जमा कर रहा है, छोटे बड़े मोटे हर टाइप के पार्टिकल्स जब जमा करता है तो वो जो डिपोजिशन क्रिएट हो जाता है इर्रेगुलर सेडिमेंट से, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, इस तरीके से, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल टिल। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ ग्लेशियल टिल, तो आप बोलेंगे ग्लेशियर जब अनइवन पार्टिकल्स को जब जमा कर देता है तो वो जो डिपोजिशन क्रिएट हो गया उसी को ग्लेशियल टिल कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर क्या क्या है। हाँ तो भाई अब ध्यान से देखो, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। देखो, आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखो, पहाड़ है, पहाड़ का जो टांग होता है उसको फुट हिल्स कहते हैं। अरे मैंने बताया था पहाड़ का घुटना, उसको हम फुट हिल्स कहते हैं। फुट हिल्स के नीचे जो ग्लेशियर होता है ना, वो काफ़ी फुट हिल्स के ऊपर आप जाते हो तो टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। पहाड़ जो है, पहाड़ी इलाका, ऊपर ऊपर जब जाओगे तो काफ़ी पहाड़ ठंडे होते हैं। होता क्या है कि इन ऊंचे इलाकों में ग्लेशियर मेल्ट नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो क्या? अपने स्नो लाइन से ऊपर तक तो वो मेल्ट होगा ही नहीं, फिर नीचे आते आते इन इलाकों में जनरली ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होते, क्योंकि भाई लो टेम्परेचर है तो आइस ही बरकरार रहेगा, मेल्ट क्यों होगा वो? तो अगर ग्लेशियर मेल्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। हालांकि बहुत ही ईजी है ये, यानी फुट हिल्स के ऊपर आपको अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स दिखाई देंगे, और फुट हिल्स के नीचे ग्लेशियर का पानी भी होगा, इसलिए वो अलग टाइप का लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। कैटेगरी डिवाइड कर दिया मैंने। अब डिस्कस करते हैं कि फुट हिल्स के ऊपर चूँकि ग्लेशियर मेल्ट नहीं हो रहा है तो कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो मान लो कि ये ग्लेशियर है ये, और ये बेड है जिसके ऊपर ग्लेशियर चल रहा है। तो ग्लेशियर तो बहुत मोटा आइस होता है, वो जब चलेगा बच्चों तो वो अपने ज़मीन को घिसेगा, साइड साइड घिसेगा, सामने की ओर जब आगे घिसते हुए जा रहा है तो आगे वो चीज़ों को घिसते हुए उखाड़ता हुआ जाएगा। जैसा कि आप इमेजिन करो कि आप एक मिट्टी का ज़मीन है और उसमें आप बहुत ही भारी चीज़ ऐसे खिसका रहे हो टच करते हुए, तो साइड साइड का मिट्टी उखड़ने लग जाएगा, सामने का मिट्टी उखड़ेगा, नीचे का मिट्टी उखड़ेगा। हाँ या ना? इमेजिन करो, एक बार खुद करके देखो। क्या कहा मैंने? मिट्टी लो भाई, मिट्टी का ज़मीन होता है ना, मिट्टी, उसके ऊपर मोटा सा कुछ एक ऑब्जेक्ट ले लो और उसको घिसकाओ उसके ऊपर टच करते हुए, तो वो नीचे का ज़मीन भी घिसेगा, साइड साइड भी घिसेगा, सामने की ओर भी मिट्टी को उखाड़ उखाड़ के अपने ओर जो है लगाता रहेगा। ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल होगा दीदी। तो ये जो साइड साइड मिट्टी घिस रहा है, ये मिट्टी वहीं पे तो वो छोड़ के जा रहा है ना साइड से। देखो इमेजिन करो भाई, ठीक से इमेजिन करो, नीचे सरफेस है, ग्लेशियर घिसते हुए जा रहा है, तो वो मिट्टी को साइड कर रहा है
ये साइड क्या हुआ, मिट्टी भी तो साइड में ही पड़ा रहेगा, यानी कि वो इरोडेड मटेरियल्स को साइड में ही छोड़ के जा रहे हैं, कुछ कुछ साथ में भी लेके जा रहे हैं और कुछ कुछ छोड़ते जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे दीदी कि यहाँ पे साइड साइड में कुछ मिट्टी वो छोड़ते जाएगा, यहाँ छोड़ते जाएगा, सामने की ओर भी उखाड़ेगा तो उसके ऊपर जो है मिट्टी का एक ढेर खड़ा हो जाएगा भाई, सामने की ओर भी ऐसा ही होगा। तो दीदी ये जो मिट्टी ग्लेशियर इरोड करके अपने साथ लेके चलने के दौरान डिपॉजिट भी कर देता है, क्या कहा, ये जो मिट्टी, ये जो सेडिमेंट्स ग्लेशियर इरोड करके अपने साथ अपने जर्नी में डिपॉजिट भी करते जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मोरेन्स। याद दिलाऊं कुछ, रिवर में जो रिवर सेडिमेंट्स इरोड करके बहा के लेके जाता था उसको हम लोड्स कहते थे, LOADS, लोड्स कहते थे। यहाँ पे ग्लेशियर जो अपने सेडिमेंट्स को उखाड़ फुखाड़ के डिपॉजिट कर रहा है अपने सामने, अपने साइड में, इनफैक्ट इस ग्लेशियर के नीचे के सरफेस में भी वो डिपॉजिट करके आगे निकलेगा, यानी ग्राउंड में अपने, इनको हम कहते हैं मोरेन्स। अब लोकेशन के हिसाब से इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। अगर ग्लेशियर के साइड साइड में ये मोरेन्स जमा हो रहे हैं तो हम इसको कहते हैं लैटरल मोरेन्स। क्या कहते हैं भाई, लैटरल का मतलब ही होता है साइड वेज, मैंने बताया रिवर चैप्टर में, लैटरल मोरेन्स। ये भी होगा लैटरल मोरेन्स। सामने की ओर जो लगा रखा है मोरेन्स का एक ढेर, उसको हम कहेंगे टर्मिनल मोरेन। अपने नीचे जो जमा रखा है ढेर, यहाँ ये ग्लेशियर है, इसके जस्ट नीचे वाले सरफेस पे वहाँ जो जमा रखा है वहाँ होगा ग्राउंड मोरेन, है या नहीं। तो आप बोलेंगे कि दीदी मोरेन का सिंपल भाषा में मतलब यही होता है क्या कि ग्लेशियर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आया, उस सेडिमेंट्स को जब वो जमा करता है तब आप उसको मोरेन कहते हैं। मैं अबव फुटहिल्स का बात कर रहा हूँ, है ना। उसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से आप उसका नामकरण करती हैं। अगर वो सामने की तरफ है तो टर्मिनल मोरेन, साइड में है तो लैटरल मोरेन, और ग्लेशियर के नीचे है तो ग्राउंड मोरेन। बिल्कुल सही हो। बस इतना ही लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई देता है, इतना ही मिट्टी का ढेर दिखाई देता है अबव द फुटहिल्स। दैट्स इट। ठीक है, बढ़ते हैं बिलो द फुटहिल्स क्या होता है। जब आप फुटहिल्स के नीचे जाते हो, गर्मी जो है वो बढ़ने लगता है। गर्मी के बढ़ने के कारण ग्लेशियर मेल्ट होने लगता है। हाँ दीदी, ये तो मुझे पता है। ग्लेशियर मेल्ट होता है यानी कि ग्लेशियर भी होगा और अब मेल्टेड वाटर भी होगा। हाँ, तो यानी कि दीदी अब जितना भी डिपोजिशन का काम होगा वो अकेला ग्लेशियर नहीं संभालेगा, अब वो मेल्टेड वाटर भी तो संभालेगा। अरे ग्लेशियर ही मेल्ट हो गया तो अब मेल्टेड वाटर भी कुछ कुछ डिपोजिशन करेगा, ग्लेशियर भी करेगा। तो इसीलिए बिलो द फुटहिल्स जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको हम कहते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, यानी कि जहाँ पे ग्लेशियर का भी काम हो और थोड़ा बहुत पानी का भी काम हो, ऐसे इन एक्टिविटीज़ के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स। तो क्वेश्चन सिर्फ ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द ग्लेशियो फ्लूवियो लैंडफॉर्म। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए ये कहाँ से आ गया, ये बिलो द फुटहिल्स का ही बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले समझा रही हूँ, आउटवॉश प्लेन क्या है दीदी, ये बड़ा साधारण सा है भैया। मान लो कि ये ग्लेशियर है, मान लो क्या है ही, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर जब बिलो द फुटहिल्स आता है तो वो मेल्ट होने लगता है, तो सामने का हिस्सा मेल्ट हो गया, फिर सामने का हिस्सा मेल्ट हो गया। आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द ग्लेशियर रिट्रीट्स। क्या कहते हैं, द ग्लेशियर रिट्रीट्स। रिट्रीट्स यानी पीछे चला गया। क्या ग्लेशियर पीछे गया क्या, ऐसे जा रहा था और अब पीछे चलने लगा, ना ना, ग्लेशियर मेल्ट होने लग गया सामने की ओर से, क्योंकि वही हिस्सा तो फुटहिल्स के पहले नीचे जा रहा है तो वो मेल्ट होते जा रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर का तो अब आइस ही इतना दूर तक बचा तो यही दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पीछे चला गया, लेकिन असलियत में पीछे नहीं गया, असलियत में सामने वाला हिस्सा मेल्ट हो गया, ये होता है। तो दीदी अब क्या होगा, ग्लेशियर जब मेल्ट होगा तो ग्लेशियर का जो पानी, ग्लेशियर है मोटा सा परत, उसके नीचे से उसके ऊपर से हर जगह से मेल्टेड वाटर अब जाएगा
और उसके सेडिमेंट्स को मेल्टेड वाटर अपने सामने इस तरीके से बिछा देगा। मेल्टेड वाटर अपने सेडिमेंट्स को इस तरीके से सामने की ओर बिछा देगा, एक प्लेन बना देगा। किसका प्लेन? उन इरोडेड मटेरियल्स का ही। जो देखो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि फुटहिल्स के नीचे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो अब ये जो मेल्टेड वाटर है ये निकल के सारे सेडिमेंट्स को बाहर एक प्लेन की रूप में चितराने लग जाएगा, फैलाने लग जाएगा। इस प्लेन को हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन, क्योंकि देखो क्या हुआ, ये पानी जो मेल्ट हुआ वो बाहर निकल के पूरे प्लेन को वॉश करते हुए, पूरे एरिया को वॉश करते हुए एक प्लेन बिछा रहा है। दिस इज नोन एज आउटवॉश प्लेन। अब सेकंड समझो ड्रमलिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रमलिन्स, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, अगेन ग्लेशियर है, ठीक है। मान लो कि ग्लेशियर जिस बेड पे है उस पर एक बहुत बड़ा सा उठा हुआ एक पत्थर है, ये पत्थर है, ठीक है। तो ग्लेशियर इसके ऊपर चढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर क्रैक्स भी आएंगे। अरे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल दीदी। और ग्लेशियर अब मेल्ट भी तो हो रहा है क्योंकि बिलो द फुट हिल्स हैं आप, बिल्कुल। तो होगा क्या दीदी, ये जो हिस्सा है यहाँ पे ग्लेशियर के द्वारा लाया हुआ सेडिमेंट्स ऊपर जाते जाते यहीं पे ठहरने लग जाएगा, यहीं पे ठहरने लग जाएगा। ग्लेशियर आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर खिसक रहा है, ये सेडिमेंट्स ला के ग्लेशियर इस बड़े से पत्थर के ऊपर और भी जमा करेगा और इस पत्थर को भी और घिसेगा, घिसता रहेगा। और ग्लेशियर सामने से छोटा होते जा रहा है, सामने से छोटा होते जा रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज दीदी ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है सामने की ओर से। मेल्ट होने के चक्कर में दीदी बस मान लीजिए मेल्ट होते होते इतना हिस्सा बचा, आगे और भी होगा, मानो ड्राइंग में इतना ही बचा है। तो दीदी इसका मेल्टेड वाटर भी इसके ऊपर काम करेगा। अब तो ये मेल्टेड वाटर आपको लगेगा कितना ही होगा, वो आपके फ्रिज में निकलने वाला मेल्टेड वाटर का बात नहीं कर रही हूँ, ये भी रिवर की तरह ही होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी। ये मेल्टेड वाटर भी इसको और ज़्यादा शेप देगा। दूर थोड़ा समय बाद ये कुछ इस तरीके का शेप का बन जाएगा, इस तरीके का। इसी को कहते हैं ड्रमलिन्स। बड़े प्यारे प्यारे से है ना, फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आई नो थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट है। देखो बच्चों, एक है ग्लेशियर। मान लो ग्लेशियर के बेड पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये कैसा पत्थर बना दिया मैंने, बहुत बड़ा पत्थर है। तो ग्लेशियर इस पत्थर के ऊपर जब चढ़ेगा तो अपने सेडिमेंट्स को यहाँ जमा भी करेगा, इसको थोड़ा तोड़ेगा फोड़ेगा भी, तो यहीं पे एक बोल्डर का गुच्छा बन जाएगा। मान लो बहुत हार्ड रॉक है, नहीं हो रहा है भाई, ये घिस नहीं पा रहा है ग्लेशियर, तो इसके ऊपर से ही चढ़ रहा है, होगा क्या, और ये सामने से फिसलने पिघलने की भी कोशिश करेगा, और पिघला भाई, और पिघला, और मान लो पिघलते पिघलते इतना ही बचा। तो ग्लेशियर के मेल्टेड वाटर भी इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ बहेंगे और धीरे धीरे इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि देखो ग्लेशियर का मेल्टेड वाटर ऐसे चढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, तो एक हिस्सा तो ज़्यादा बोल सकते हैं, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, जेंटल नहीं है, थोड़ा सा स्टीप टाइप का है, दूसरा एरिया में जाके थोड़ा जेंटल बन गया, इस तरीके का लैंडफॉर्म दिखाई देगा। इसी को हम कहते हैं ड्रमलिन्स। देखो कहीं पे भी ग्लेशियर जहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे ये ड्रमलिन्स एक नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ड्रमलिन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे 10, 20, 100 इस तरीके से ड्रमलिन्स, ऐसे छोटे छोटे ड्रमलिन्स पड़े होंगे। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हार्ड रॉक सिर्फ यहीं हो, बेड में और भी जगहों पे हार्ड रॉक होगा, और भी जगहों पे ड्रमलिन्स बनते जाएंगे। इसीलिए दूर से देखने में लगता है कि जैसे अंडा का जो बास्केट है ना वैसा हो। अंडा अगर आप खाते हैं, मैं नहीं खाती भाई, लेकिन अगर आप अंडा खाते हैं तो ऐसा लगेगा अंडा का, अगर आप अंडा का जो क्या होता है उसको टोकरी कहते हैं क्या, जिसमें आप अंडे रखते हैं, अंडे ऐसा कुछ होता है, आप समझ गए होगे। हालांकि इसमें आप अंडे इस तरीके से सेटल करते हो, उसको पलट दो तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, उठा उठा सा, बिल्कुल इसी तरीके का दिखाई देता है। इसीलिए बहुत सारे ड्रमलिन्स कुछ ऐसा लैंडफॉर्म बनाते हैं जिसको हम बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहते हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंड पर जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन पड़े हैं, उसी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो इसको देखने से लगता है ढेर सारे ड्रमलिन्स ऐसा टोपोग्राफी बनाते हैं जैसा दिखता है बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। सो ड्रमलिन्स का यही मतलब होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना भाई? फिर से सुनो इसको जाके, और अगर अभी भी डाउट रह जाए बोलते ना, मैं आगे कभी वीडियो बना दूंगी सेपरेटली। फिर आता है बच्चों केम।
केम क्या होता है दीदी, ध्यान से देखो, केम ध्यान से इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि ग्लेशियर बिल्कुल भी लचीला तो नहीं होता। ग्लेशियर लचीला होता है क्या रबड़ की तरह? नहीं, बहुत ही हार्ड, वो तो एक सॉलिड आइस से बना है, काफ़ी हार्ड होता है। तो काफ़ी बम्प्स से गुजरने के बाद ग्लेशियर में काफ़ी क्रैक्स भी आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं ग्लेशियर्स में। हाँ दीदी, समझ में आया। और जब धूप ग्लेशियर के सरफेस पे काम करता है तो ऊपर के सरफेस को पिघला देता है। बिल्कुल दीदी, पिघलाएगा। पिघला हुआ ये पानी इन क्रैक्स के ज़रिए भीतर जाने लग जाता है। बिल्कुल जाएगा दीदी, अंदर नीचे तक ग्राउंड में जाने लग जाएगा और ग्राउंड से ऐसे फ्लो होने लग जाएगा। नीचे की तरफ से जगह पाएगा तो नीचे से क्या बोलते हैं, लीक होने लग जाएगा ग्लेशियर के। मैंने क्या बोला? मैंने इतना कहा कि जो ग्लेशियर है चूँकि वो रिजिड होता है, उसमें काफ़ी क्रैक्स होते हैं। उन छोटे छोटे क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेवासे कहते हैं। इन क्रैक्स के कारण जब जो ऊपर मौजूद मेल्टेड आइस है, क्यों मेल्ट हो गया? क्योंकि सन का, सूरज का डायरेक्ट रोशनी पड़ रहा है भाई। मेल्टेड आइस है वो नीचे उन क्रैक्स के ज़रिए अंदर तक चला जाता है। अब ध्यान से समझो, ऑफ कोर्स ये मेल्टेड आइस जो है अंदर तक जाने के दौरान काफ़ी ज़्यादा, मान लो कि सिर्फ एक ही क्रैक है, अभी सिंप्लिसिटी के लिए बता रही हूँ, सिर्फ एक क्रैक है, वैसे काफ़ी क्रैक्स होते हैं, मान लो एक यही क्रैक है। लोगे दीदी, इन क्रैक से जब ये मेल्टेड पानी अंदर को जाएगा और सेडिमेंट्स जमा करेगा तो कुछ ऐसा टाइप का सेडिमेंट जम जाएगा। और जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, फाइनली धीरे धीरे ग्लेशियर मेल्ट होगा ना, बिलो द फुट हिल्स में ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा दीदी, तो एक इस तरीके का उठा हुआ स्ट्रक्चर नज़र आएगा। फिर से दीदी, फिर से बताइए, बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मान लो ये है ग्लेशियर। ग्लेशियर में ऑफ कोर्स बहुत सारे क्रैक्स होते हैं दीदी, और सूरज का डायरेक्ट रोशनी पड़ने के कारण ऊपर का सरफेस मेल्ट हो जाता है और ये पानी नीचे की ओर आने लग जाता है, सीप कर जाता है, लीक हो जाता है और नीचे की ओर आने लग जाता है। ये पानी ऑफ कोर्स अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आ रहा है। अरे ग्लेशियर के ऊपर भी तो काफ़ी पत्थर कंकड़ पड़े होंगे। ग्लेशियर ऐसा तो आइस नहीं कि आप उठा के खा लो, साफ़ आइस तो होता नहीं वो इतना ज़्यादा भी। वैसे ग्लेशियर का पानी साफ़ ही होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी तो साफ़ नहीं है कि पत्थर वगैरह ना मिले उसमें। जी बिल्कुल। तो पत्थर वगैरह के कारण जब ये मेल्टेड आइस इस तरीके का एक शेप दिखा दें, वैसे जब तक ग्लेशियर है ऊपर तब तक तो ये शेप दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो ग्लेशियर के नीचे दबा पड़ा है। लेकिन एक बार जब ग्लेशियर हट जाएगा, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा ना भाई, बिलो द फुट हिल्स मेल्ट हो जाएगा, तो इस तरीके का शेप दिखाई देगा, ऐसा कुछ जो अंदर की ओर दबा पड़ा था, और उसी को हम केम कहते हैं। वो भाई साहब सब मिट गया। ये है आउटवॉश, ये है ड्रमलिन्स, और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये है केम। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ केम, तो आप बोलेंगे कि देखो भाई, सिंपल सा बात है, सिंपल से कहानी है, ध्यान से सुनो। ग्लेशियर जो होता है वो काफ़ी रिजिड होता है, उसमें काफ़ी क्रैक्स होते हैं। सूरज का रोशनी जब उसके ऊपर वाले सरफेस पे पड़ता है तो वो ऊपर के सरफेस को मेल्ट कर देता है। ये मेल्टेड पानी नीचे को खिसकने लग जाते हैं, अंदर अंदर क्रैक्स को और डीप करने लग जाते हैं, और अपने साथ काफ़ी सेडिमेंट्स भी लेके जाते हैं जो ग्लेशियर के नीचे, मतलब ग्लेशियर बेड पे जमा करते हैं। फाइनली जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, यानी ग्लेशियर रिट्रीट हो जाता है, रिट्रीट का मतलब मैंने समझा दिया, मेल्टेड हो जाने के कारण अब ग्लेशियर छोटा दिखाई देने लग जाता है, ऐसा लगता है कि पीछे खिसक गया हो। तो जब ऐसा होने लग जाता है तो फाइनली वो नीचे दबा हुआ स्ट्रक्चर बाहर निखर के आता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम केम कहते हैं। समझ में आया? ओके दीदी। अब ज़रूरी तो ये नहीं है ना बच्चों कि क्रैक एक हो। मैंने बताया तो सिंप्लिसिटी के लिए क्रैक एक रखा है, लेकिन क्रैक तो कई सारे होते हैं। सारे क्रैक्स मिल के ऐसे ऐसे छोटे बड़े सेडिमेंट्स जमा करेंगे, छोटे बड़े, और यहाँ यहाँ ऐसे तरीके के, यानी कि कुछ इस तरीके का सेडिमेंट्स जमा हो जाएगा। जैसे कि समझ पा रहे हो? हाँ या ना भाई? इस तरीके का सेडिमेंट्स जमा होगा, बहुत सारे क्रैक से पानी आएगा और ग्लेशियर के नीचे इस तरीके का सेडिमेंट जमा होगा, और फाइनली जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो ये सेडिमेंट्स निखर के आएगा। तो आप बोलेंगे दीदी बहुत सारे केम्स जैसा स्ट्रक्चर मिल जाए तो क्या बन जाएगा? तब हम उसको कह देते हैं, ध्यान से समझो, एस्कर। एस्कर फिर से बोल दूं एक बार, ध्यान से सुनो। ग्लेशियर में काफ़ी सारे क्रैक्स होते हैं, उसके पीछे का रीज़न उसका रिजिडिटी होना है, तो उसमें काफ़ी सारे क्रैक्स होते हैं।
इन क्रैक से काफ़ी सारा पानी, मलबा, सेडिमेंट्स लेके आता है और नीचे जमा करने लग जाता है। जमा करने से ये जो ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर जनरेट हो गया है और जो लगातार चलते जा रहा है और ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तब ये निखर के आएगा, काफ़ी किलोमीटर्स तक लंबा हो सकता है ये, इसी को हम लोग कहते हैं एस्कर। तो एक सिंगल पीस रहे तो केम और बहुत सारे इसी तरीके का हो जाए तो उसको एस्कर कहते हैं। दीदी बिल्कुल समझ में आया, गुड। एक लास्ट टर्म है केटल, उसको समझाते हैं और आपका ग्लेशियर वाला पार्ट भी फॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। मान लो ये ग्लेशियर है, मैं इस तरीके से बना रही हूँ ग्लेशियर को, ये कुछ ऐसा ग्लेशियर है। ग्लेशियर आगे से मेल्ट हो रहा है, हट रहा है, मेल्ट हो रहा है, हट रहा है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ आइस का टुकड़ा जो है इस तरीके से आगे को बढ़ जाए। अरे ज़रूरी नहीं है कि सारा पानी मेल्ट हो, कुछ आइस के बल्क छोटे छोटे चंक्स भी हैं जो टूट टूट के आगे को निकल जा रहे हैं। बड़ा सा आइस है भाई, और मेल्ट होने के दौरान ज़रूरी नहीं है कि सामने का सारा हिस्सा ही मेल्ट हो जाए। कुछ कुछ हिस्से टुकड़ों में ऐसे गिर जाएंगे, आगे को निकल जाएंगे, क्योंकि मेल्टेड पानी इनको आगे खिसकाता लेके चला जाएगा। ये टुकड़े भी तो अपने नीचे कुछ कुछ सेडिमेंट्स कैरी कर रहे हैं। अरे अपने नीचे घिसते हुए कुछ तो सेडिमेंट्स कैरी कर रहे हैं। जब ये टुकड़े पिघल जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स फुटहिल्स के नीचे एक टाइम के बाद तो ये पिघलेंगे ही, भले ही अभी नहीं पिघले, बाद में तो ये पिघलेंगे ही। पिघलने के बाद इनके नीचे भी दबा हुआ सेडिमेंट बाहर दिखने को लग जाता है और इसी को हम केटल कहते हैं। दीदी केम और केटल में आप थोड़ा सा डिफरेंस बताइए। केम क्या है ना बेटा, वो जो वाटर पिघला हुआ पानी है वो अंदर जाता है ग्लेशियर के और फिर जमा करता है, और जब ग्लेशियर पिघलता है तब वो दिखाई देता है। केटल क्या है ना बेटा, जब आप फुटहिल्स के नीचे जाते हो तो ये टुकड़ा ही अलग हो जाता है, बाद में ये मेल्ट होता है। पूरा ग्लेशियर पहले ही मेल्ट हो रहा है और ये बाद में मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने के बाद उसमें से जो सेडिमेंट्स ऐसे निखर के बाहर आते हैं उन्हीं को हम केटल कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आया? अबव द फुटहिल्स मोरेन्स, ठीक है, फुटहिल्स के नीचे ये 5 नाम है: आउटवॉश प्लेन, ड्रमलिन्स, केम्स, एस्कर, केटल। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको नोट्स चाहिए ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का तो मैंने आपको बोला ही है कि वो नोट्स चाहिए, तो मैंने काफ़ी 1-2 बच्चे, आई थिंक 4-5 ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैंने सेंड भी किया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए देन भाई मैंने जैसा कि बताया, इंस्टा पे जाओ और आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दो मुझे, आई विल सेंड यू, ठीक है, आई विल सेंड यू द नोट्स मोस्ट प्रोबेबली। और बी ऑनेस्ट, ठीक है, डू नॉट यूज़ माई नंबर फॉर बैड पर्पसेस, यूज़ इट फॉर अ गुड पर्पस। आई एम जस्ट लाइक योर दीदी, जस्ट लाइक अ पर्सन। ऐसा सोचो कि आप हमेशा से मुझे जानते आए हो, बचपन की फ्रेंड रही हूँ मैं आपकी, उस तरीके से, उस नज़रिए से मुझे देखो, ठीक है। सो ये रहा, बहुत अच्छा रहा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में विंड के साथ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं लाइफ साइंस भी शुरू करूँगी। अभी टाइम है, आई थिंक 2-3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उसके बाद मैं लाइफ साइंस भी शुरू करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी हम लोग का जर्नी रहेगा। टेक केयर, स्टे सेफ। आपको मज़ा आ रहा है देन वाई नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आप शेयर करोगे तभी तो हमारा रीच बढ़ेगा, तभी तो मैं ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊँगी, जिस तरीके से आपका भी हेल्प हो रहा है। ऑलवेज हैव दिस फीलिंग ऑफ गिविंग टू अदर्स। लोगों को जब आप बांटते हो तब आपके पास अबंडेंस बढ़ जाती है, आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ये मैं नहीं कह रही, भगवान श्री कृष्ण कह के गए। टाटा।